Hey guys, what's up? I am Shalini. Welcome to Bansal Tutorial. So guys, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी। हमने चैप्टर 1 to 9 डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो गाइज रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप वो सारे वीडियोस देख लो 1 to 9, देन आप 10 देखना चैप्टर 10। क्योंकि देखो क्या होगा ना, जब आप 1 to 9 देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप चैप्टर 10 जब देखोगे तो आप चीज़ों का आराम से इमेजिन कर पाओगे कि क्या चीज़ें हमने पढ़ी है और इंटरलिंक कर पाओगे आप चीज़ों को। तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा और आपका बेस अच्छा तैयार होगा। और 6 की जो एनसीईआरटी कई लोग स्किप कर देते हैं, पूछते हैं कि 6 की एनसीईआरटी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है और बोलते हैं पढ़ना ज़रूरी है क्या। तो 6 की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की कर रहे हो और कोई पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 6 क्लास का एनसीईआरटी। क्योंकि ये जो है आपका फाउंडेशन क्रिएट करेगा। तो घर बनाने के लिए आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। इसलिए चैप्टर आप जो क्लास जो 6 की एनसीईआरटी है वो स्किप मत करना और इसको ज़रूर पढ़ लेना। तो अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी है, हम उसका एक बार टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। हमने देखा था कि हम 0 से इधर के टाइम को एडी लिखते हैं और सीई लिखते हैं, कॉमन एरा और एनो डोमिनी, और इधर को बीसी लिखते हैं। ये क्राइस्ट के जन्म के पहले वाला टाइम है, ये क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला टाइम है। तो यहाँ पे नॉर्मल काउंटिंग होती है, यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग होती है। बिफोर कॉमन एरा की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट देखा था कि 2 मिलियन से आपका 10,000 बीसी तक क्या था कि आपका स्टोन एज के बारे में हमने बात की थी। प्री हिस्टोरिक एरा था, जहाँ हमने पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक साइट के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जो आपकी कहानी चली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो चली थी आपकी 2500 से कुछ 1750 बीसी तक। हर जगह अलग अलग टाइमलाइन है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली आपका 2500 अप्रॉक्स के आसपास है। कोई 2500 भी लिखा होता है, कहीं 2700 भी लिखा होता है, तो आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वैदिक एज की। जो वैदिक जो एरा की बात जो हमने की थी, वहाँ हमने बात किया था 1500 से 600 बीसी तक आपका वैदिक एरा चला था। वैदिक एरा को हमने क्या किया था कि हमने 2 पार्ट में वैदिक एरा को डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था वो वैदिक एरा का पार्ट था। उसमें हमने देखा था कि वो जो टाइम पीरियड था 1500 से आपका क्या था 1000 बीसी तक था। यहाँ बीसी चल रहे हैं, इसीलिए बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है गाइस। देखिए हम 0 की तरफ जा रहे हैं, 1500 से 1600 नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये जब जीसस क्राइस्ट के जन्म के जब पहले के टाइम को हम क्या समझते हैं कि वो हम 0 की तरफ जाते हैं। फिर जीसस क्राइस्ट का जिस समय जन्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या होगा 1000 के बाद जाएंगे, 0 के बाद वाला टाइम पीरियड जाएंगे, 1 2 3 ऐसे चलेगा। फिर 1000 से हमने यहाँ बात की थी 6th सेंचुरी बीसी तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लेटर वैदिक एरा होता है। तो वैदिक एरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आपका वैदिक, दूसरा हो गया लेटर वैदिक। नेक्स्ट फिर हमने जब बात की थी कि मौर्य एम्पायर के बारे में बात किया था, वो हम महाजनपद के बारे में पहले हमने बात किया था। तो 600 से 325 बीसी तक आपका मौर्य एम्पायर चलेगा, महाजनपद चलेगा। मौर्य एम्पायर महाजनपद के बाद आएगा। तो उसमें 16 महाजनपद का हमने बात किया था। जो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद थी वो मगध थी और दूसरी वज्जी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और नेक्स्ट जो आपका हमने बात किया था मौर्यन पीरियड के बारे में, जहां हमने अशोक के बारे में बात किया था, जो एक लौते ऐसे बोल सकते हो आप किंग हैं पूरे हिस्ट्री में जिन्होंने वॉर का त्याग कर दिया था, वॉर को छोड़ दिया था, अबॉन्डन कर दिया था। तो उनका जो टाइम पीरियड था मौर्य एम्पायर का, वो 322 से 185 चलता है, 185 बीसी चलता है। लेकिन इसके बाद जो जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो किंग्स आते हैं वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, राजनीतिक विघटन हो जाता है पूरे के पूरे आप कह सकते हो कंट्री में। और उसकी वजह से क्या होता है कि पोस्ट मॉडर्न एम्पायर आता है, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम उभर कर आते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हम 185 से 319 एडी तक चलेगा गाइस। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है, हम 0 के बाद अब आ चुके हैं। ये 185 बीसी है, ये एडी है। तो अब जो काउंटिंग होगी हमारी वो नॉर्मल काउंटिंग चलेगी, मतलब 1 2 3 ऐसे काउंटिंग आपकी यहाँ पे चलेगी।
फिर हमने नेक्स्ट बात किया था कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट साइड है वहाँ पे क्या हुआ था कि जो इंडो ग्रीक का सबसे पहले इन्वेजन हुआ था, उसके बाद जो इंडो ग्रीक को हरा के जो आए थे वो आए थे साखा रूलर आए थे, जो कि सियाथीन जगह से भी, जिनको सियाथीन भी बोलते हैं, सीथियंस भी बोलते हैं बेसिकली। और फिर आए थे ईरान से जो आए थे वो थे पार्थियंस आए थे। तो ये सब एक दूसरे को हराकर गद्दी पर बैठ रहे होते हैं। और जो लास्ट में आए थे वो आए थे खुशान। तो खुशान के बारे में आज हम जानेंगे गाइस इस लेक्चर में, जिसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं कनिष्क, जिसको सेकंड अशोका भी बोला जाता है। और इन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। और इनके ही राइन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या था कि बुद्धा के सर्मन के बारे में लोगों को बताने के लिए काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां लोग आकर के बुद्धा के विचारों को सुनते थे। तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कनिष्क के टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1st, 2nd और 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था और किसके राइन में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी जहाँ पे आपका जो अशोक का जो एम्पायर था, जो पाटलिपुत्र, जहाँ उन्होंने अपना कैपिटल सिटी इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे अशोक के बाद क्या होता है, जब उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर रूलर्स आते हैं तो लास्ट जो रूलर होते हैं वो होते हैं वृहद्रथ जो होते हैं वो उतने पावरफुल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वृहद्रथ को हरा के पुष्यमित्र सुंग गद्दी पर बैठ जाता है और सुंग डायनेस्टी का शुरुआत होता है आपके कंट्री में। तो उसके बाद सुंग डायनेस्टी जो होती है वो, उसके बाद जो आता है, जो आपके रूलर आते हैं वो कौन से आते हैं आप बताइए कमेंट सेक्शन में। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जब हमने बात किया था दक्कन के साइड के बारे में, तो दक्कन में क्या होता है, सातवाहना रूलर आते हैं, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सातवाहना जो रूलर होते हैं वो शाखा के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं, सॉरी, ये साथ ही साथ चलते हैं। शाखा जो था वो इंडो ग्रीक था और ये आपका इधर हो गया सातवाहना। देन उसके बाद जो सातवाहनों को हरा के आते हैं वो आते हैं वकाटाका। और हमने बात किया था साउथ इंडिया के बारे में, जहाँ की चोला, चेरा और पांड्या 3 ऐसे किंगडम जो हैं वो उभर कर आते हैं आपके, जिसके बारे में हमको जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा सोर्स जो मिलता है वो मिलता है आपका संगम लिटरेचर से। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पता चलता है। तो ये सब सारी बातों का डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था गाइज, आप वो ज़रूर देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने मैप के साथ वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो इस चीज़ों का आप अगर दिमाग में पिक्चराइजेशन बैठा लोगे तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। चलिए आज हम क्या डिस्कस करेंगे ये हम चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए ये मैप है, ये देखिए पाटलिपुत्रा हो गया, इधर जो रीजन हो गया वो आपका नॉर्थ वेस्ट का रीजन हो गया, जहाँ पे आपका फॉरेन इन्वेड किया था इन्होंने। यहाँ पे चोला, चेरा, पांडे की बात करते हैं हमें। यहाँ पे दक्कन रीजन की बात करते हैं, जो कि सातवाहना और वकाटाका रूलर जहाँ पे आए थे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आज क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में हम। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमें ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में पता चलता है, हाउ टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में, क्या चीज़ें हैं जो हमें पता है चलती है, आर्कियोलॉजिस्ट जो भी एक्सकवेट करते हैं चीज़ों का, उसके बारे में जानेंगे। नए किंगडम जो कोस्ट के साइड में उभर कर आए थे, कोस्ट वो हो गया कि यहाँ पे जो पानी वाला इलाका है इसके साथ जो चीज़ें लगी हुई है, जो ज़मीन लगी हुई है, उसे हम बेसिकली कोस्ट बोलेंगे। तो ये जो कोस्टल एरिया है, जैसे आप जानते हो कि साउथ इंडिया में क्या है कि यहाँ पे आपका अरेबियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो यहाँ जो एरिया पूरा पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो कोस्टल एरिया में जो भी लोग, जो भी किंगडम उभर कर आया था और जो ऊपर भी आया था कोस्टल एरिया में किंगडम उभर के, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए सिल्क रूट बहुत ज़्यादा फेमस है, सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है अभी के टाइम में भी। सिल्क सिटी बताइए किसको बोला जाता है, हमारे कंट्री में से कौन सी स्टेट है जो सिल्क सिटी के नाम से जानी जाती है। तो स्टोरी जानेंगे कि सिल्क का डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या स्टोरी थी सिल्क रूट की, सिल्क रूट कहाँ से शुरू होता था, कहाँ ख़त्म होता था, किसने सिल्क बनाना शुरू किया, इन सारी बातों को आज हम देखेंगे। स्प्रेड देखेंगे बुद्धिज्म का कहाँ कहाँ हुआ था, और क्या पिलग्रिम्स का
कहाँ कहाँ जाया करते थे पिलग्रिम्स जो थे। पिलग्रिम्स वो आदमी होते हैं जो पूजा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बेसिकली जो तीर्थयात्री होते हैं, आप हिंदी में समझो तो जो क्या तीर्थयात्री कहाँ कहाँ गए थे चीज़ों को फैलाने के लिए, और कौन आया था हमारे देश में जानने के लिए। जैसे बुद्धा को जानने के लिए चाइनीज़ जो लोग आए थे, उसके बारे में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। और उनकी वजह से ही एक मेजर कारण है, आप ऐसा मान सकते हो कि जो बुद्धा जो है, बुद्धिज्म का जो रिलीजन है वो पूरे देश में फैला था, अदर कंट्रीज़ में फैला था। फिर भक्ति मूवमेंट की बात करें कि भक्ति मूवमेंट कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे शुरुआत हुआ। तो नेक्स्ट पहला हम देख लेते हैं, पहला जो आपका है हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पोट्री के बारे में हमने बात किया था। तो ये बनाया जाता था हमारे कंट्री में, इंडिया में बनाया जाता था। लेकिन जो ये नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पोट्री है, बाउल्स है, प्लेट्स हैं, ये सारे हमें सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिला है, लेकिन अदर कॉन्टिनेंट में भी मिला है। लाइक बन यहाँ रहा है लेकिन मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या घपला है ये, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चीज़ें यहाँ बन रही है लेकिन हमें एक्सकेवेट करके मिल रही है यहाँ। तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा इसका, कोई ना कोई लोग होगा जो यहाँ तक इस चीज़ों को पहुँचाया होगा, यहाँ तक इस चीज़ों को पहुँचाया होगा। तो किसने पहुँचाया ये सारी चीज़ों को? तो ट्रेडर्स ने पहुँचाया। ये क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे, अपने सामान को सेल करने के लिए दूसरी जगह पे लेके जाते थे, पैसों के लिए या फिर किसी और चीज़ों के लिए आप कह सकते हो। तो ये ट्रेडर ये सामान को कैरी करके लेके जाते थे इन सब जगहों पे, ताकि ये सेल किया जा सके इन सब जगहों पे। तो साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वो काफ़ी फेमस था आपके गोल्ड के लिए, सोने के लिए, स्पाइसेस के लिए, जो आप मसाले यूज़ करते हो उसके लिए काफ़ी फेमस था। स्पेशली पेपर, जो आपका पेपर है, पेपर मतलब काली मिर्च, वो काली मिर्च बहुत ज़्यादा डिमांड थी साउथ इंडिया की आपके अदर कंट्रीज़ में। और प्रीसियस स्टोन का भी डिमांड था, जो पत्थर होते थे उनका भी डिमांड था यहाँ पे। और जो पेपर की बात करें तो पेपर का डिमांड सबसे ज़्यादा आपका रोमन एम्पायर में था। हमने इटली के बारे में बात किया था, तो ये रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा पेपर का डिमांड था। इवन आप विश्वास करो कि ये पेपर का जो डिमांड इतना ज़्यादा था कि इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। आज के टाइम में क्या आप पेपर को ब्लैक गोल्ड कह सकते हो? नहीं कह सकते हो ना। क्या आप किसी शॉप पे जाओगे और उनको बोलोगे कि आप पेपर दे दो, आप पेपर की जगह पे क्या उनको आप गोल्ड देना पसंद करोगे? नहीं करोगे। पर पहले के टाइम में क्या होता था कि जो ये इंडियंस थे, जो साउथ इंडियन के जो लोग थे और जो यहाँ से जो पेपर लेके जाया करते थे रोमन एम्पायर में, तो रोमन एम्पायर वाले लोग पेपर के बदले सोना देते थे। सोचिए कितना ज़्यादा, आप समझ सकते हो पेपर का वैल्यू कितना ज़्यादा था। तो ट्रेडर्स क्या करते थे, बहुत सारे गुड्स आइटम को रोमन शिप में लाद के रोम लेके जाते थे, अपने शिप में लाद के सी को पार करके, और वो कई बार लोग लैंड से भी पार करते थे इन कार्वन्स मतलब एक तो हो गया कि झुंड में जाया करते थे, वो बहुत सारे लोग होते थे, या फिर एक ऐसी आप बोल सकते हो कि एक ऐसा व्हीकल जिसमें कि सारे बंदोबस्त किया हुआ हो लिविंग करने के लिए, रहने का जगह हो, बेडरूम बना हुआ है, खाने पीने की नेसेसिटी की चीज़ें हैं और सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है वो सब कुछ इसमें फैसिलिटी हो। तो ये एक ऐसा आपका व्हीकल हो जाएगा जिसमें सारे चीज़ें अवेलेबल होती है। तो लैंड से लोग यहाँ ट्रैवल भी किया करते थे। सोचिए कितना टाइम लगता होगा इनको ट्रैवल करने में। There must be quite lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा रोमन गोल्ड कॉइन्स हमें मिला है। तो हमें इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होता था साउथ इंडिया और आपके रोमन एम्पायर के बीच में। तो चलिए हम एक बार इटली का, हमने बात किया था इटली के बारे में, रोमन एम्पायर के बारे में, तो एक बार हम इटली की लोकेशन देख लेते हैं और रोम की लोकेशन देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसा बताया था, मैप जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैप को लर्न करने का तरीका जो है कि रोज़ मैप देखें, तो इसलिए कुछ मैप्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस रोज कर लेते हैं, ताकि आपको चीज़ों को देखते देखते इवेंचुअली आपको याद हो जाएगा वो चीज़ें। तो अगर हम इटली की बात करें तो देखिए टीरियन सी है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है और आयोनियन सी है। तो 3 सी जो है वो इटली से लग रही है। आप यहाँ देखो इटली का लोकेशन, तो ये जो इटली है वो देखिए यहाँ पे आपका लग रहा है
कौन कौन सी सिटी से लग रहा है देखिए, स्विट्जरलैंड से लग रहा है, ऑस्ट्रिया से लग रहा है और आपका स्लोवेनिया से लग रहा है। तो 3 सिटी है जो इटली को टच करती है, और जो 2 सिटी हैं जो इटली के अंदर ही है, कंट्री है बेसिकली, सिटी नहीं है। तो सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी, ये एक छोटी कंट्री है जो कि इटली के अंदर ही है। तो 2 कंट्री हो गए जो इटली के अंदर, 3 सी हो गए और 3 कंट्री हो गए जो इटली को टच करते हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, इटली से रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, बार बार हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब ट्रेडर्स क्या कर रहे, एक्सप्लोर कर रहे थे बहुत सारे सेवरल सी रूट, बहुत सारे रूट्स। सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट, कुछ लोगों ने कोस्ट को फॉलो करते हुए वो क्या हुआ, ट्रेडिंग रूट उन्होंने ढूंढा। जैसे मान लो ये साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया के कोस्ट से ही चलकर हम यहाँ से इधर पहुँच जाएंगे। तो लैंड से ही हम पहुँचते पहुँचते इधर, आप जहाँ पर भी पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। There were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal where sailors took advantage of monsoon winds to cross the sea more quickly। देखिए पहले क्या होता था कि पहले इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, नेविगेशन का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। देखिए जैसे आपके पास अभी गूगल मैप है, आप कहीं पर भी फंसते हो, अपने लोकेशन को डालते हो और डेस्टिनेशन को डालते हो, गूगल मैप आपको क्या करते हैं, रास्ता दिखा देता है। लेकिन पहले तो गूगल मैप नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, लोग विंड का सहारा लेते थे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी को अरेबियन सी में पहुंचना है, किसी को आपको अगर देखिए अदर अक्रॉस द अरेबियन सी, अगर अरेबियन सी को पार करना है और बे ऑफ बंगाल को पार करना है, तो सेलर्स क्या करते थे, मॉनसून विंड्स का सहारा लेते थे ताकि वो उन जगहों को पार कर सके। और इफ़ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट, अगर वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पहुंचना चाहते थे, देखिए ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये आपका वेस्टर्न कोस्ट हो गया, तो वेस्टर्न कोस्ट पे अगर पहुंचना चाहते थे फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। अगर वो ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से अगर वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पहुंचना चाहते थे तो वो क्या करते थे, साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेते थे। स्टर्डी शिप हैड टू बी बिल्ट फॉर दिस लॉन्ग जर्नी। तो स्टर्डी फील्ड, बहुत ही मजबूत, स्टर्डी मतलब हो गया कि मजबूत आपका शिप को बिल्ड किया जाता था ताकि इस जर्नी का को आराम से बिताया जा सके। देखिए पहले तो टाइटैनिक जैसे जो आपके जो शिप है वो तो हुआ नहीं करती थी, नॉर्मल शिप होते थे। ये शिप हो गया, आपके ऊपर में ऐसा कुछ विंड का डायरेक्शन पता करने के लिए यहाँ पे एक इस तरह से कुछ पर्दा टाइप आप कह सकते हो लगाया जाता था। तो जिससे क्या होता था, कपड़ा होता था ये बेसिकली, ये जो विंड की डायरेक्शन से शिप को मोड़ के ले जाता था। तो ये लोग जो सेलर्स होते थे वो साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेते थे अगर वो वेस्टर्न कोस्ट पहुंचना चाहते हैं सब कॉन्टिनेंट के, ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से। देखिए अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ देखिए हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, ये आपका क्या हो गया, अफ्रीका हो गया। तो यहाँ साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेके ये क्या करते थे, यहाँ पहुँच जाया करते थे। ओके, द नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। जो नए किंगडम्स उभर के आए आपके कोस्ट के आसपास, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय द लॉन्ग कोस्ट लाइन। जैसा हमें पता है कि ये जो देखिए एरिया है साउथ इंडिया का, यहाँ आपका अरेबियन सी, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल, तो ये पूरा एरिया देखिए पानी से घिरा हुआ है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि साउदर्न जो कोस्ट है वो सब कॉन्टिनेंट का, उसमें लॉन्ग कोस्ट लाइन है एंड विथ हिल्स, प्लेटू एंड रिवर वैली। यहाँ पे बहुत सारे हिल्स हैं, पहाड़ हैं, रिवर वैली हैं काफ़ी सारे। और इस रिवर वैली में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो है कावेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। अब कावेरी के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो कावेरी, आपको जैसे पता है कि कावेरी क्या है, बहुत हॉट टॉपिक रहता है, ये बहुत ही डिस्प्यूट का रीज़न है। कावेरी का पानी कुछ 3 आपका ये स्टेट है उनके बीच में बेसिकली। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस 3 स्टेट के बीच में कावेरी का जो है ये डिस्प्यूट चलता रहता है कावेरी के पानी को लेके। और कावेरी का जो आप बोलोगे उद्गम स्थल जो है वो कर्नाटका है, कर्नाटका स्टेट से निकलती है जो कावेरी है वो। तो चीफ और किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली, जो भी चीफ और किंग होते थे जो कंट्रोल करते थे रिवर वैली को और कोस्ट को, वो क्या होते थे, वो रिच और पावरफुल होते थे। जैसा हमने यहाँ बात किया कि यहाँ पे क्या है, साउथ इंडिया में ब्लैक पेपर जो है और भी चीज़ें हैं, प्रीसियस स्टोन वगैरह यहाँ से ले जाके
बहुत जगह पे क्या कर सेल किया जाता था, और उनके बदले में, पेपर के बदले में इनको सोने मिलते थे। तो देखिए जहाँ जो यहाँ पे जो किंगडम रूल कर रहा होगा वो पावरफुल होगा, क्योंकि ट्रेड बहुत ज़्यादा क्या है, स्टैब्लिश ट्रेड है। तो आप समझ सकते हो किसी इकॉनमी को बहुत अच्छा पैसा कमाने के लिए और स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी बनने के लिए ट्रेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग अगर मजबूत तरीके से होगा, ट्रेड उनका मजबूत होगा, तो इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ही बेहतर होगी उनकी। तो इस वजह से साउथ इंडिया के जो लोग थे, जो जहाँ पे जो किंगडम्स, जो किंग स्टैब्लिश हुए थे कोस्टल एरिया में, पानी के साथ लगे हुए एरिया में, वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही रिच थे, पैसा था उनके पास बहुत ज़्यादा। संगम जो पोएम है उसने मूविंडर नाम से एक वर्ड मेंशन किया है संगम पोएम में। जैसा मैंने आपसे को बताया कि संगम जो लिटरेचर है वो आपका जो है वो सोर्स है आपका साउथ में क्या क्या घटना घटी, कौन से रूलर्स आए, उसके बारे में बहुत अच्छे से संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है। तो संगम लिटरेचर हमें मूविंडर के बारे में बताता है। एक मूविंडर एक टर्म इसने यूज़ किया है, तो ये एक तमिल वर्ड है मूविंडर, जिसका मतलब है 3 चीफ, 3 राजा के बारे में बात कर रहा है मूविंडर। ये रिप्रेजेंट करता है 3 राजा को, यूज्ड फॉर हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिली। ये मूविंडर जो वर्ड है 3 हेड फैमिली जो है, 3 डिफरेंट राजा के हेड के दर्शाता है। जो कि राजा है वो चोला, चेरा और पांड्या, जो कि पावरफुल किंगडम के रूप में उभरे थे आपके साउथ इंडिया में कुछ 2300 ईयर्स एगो। अगर हम बात करें चोला, चेरा, पांड्या की, तो देख सकते हो आप चेरा यहाँ है, केरला और तमिलनाडु के कुछ रीजन में चेरा जो रूलर थे वो रूल करते थे, चोला आपके तमिलनाडु में करते थे, और पांड्या आपके क्या तमिलनाडु के साउदर्न एरिया में करते थे। जैसा आपको पता है तमिलनाडु और आंध्रा पहले एक ही राज्य हुआ करता था, आज़ादी के बाद ये आंध्रा एक अलग राज्य बना। तो बताइए आंध्रा कब बना और किस डेट में बना था, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कौन ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आंध्रा को बनाने में जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो ये आपका हो गया, आप देख सकते हो ये हो गया चोला, ये हो गया चेरा, ये हो गया पांड्या। ये साउदर्न रीजन है जो तमिलनाडु का, वहाँ पे कर रहे हैं ये रूल। और यहाँ पे आपका हो गया देखिए पाटलिपुत्र। तो मैप हमेशा देखा करें आप, क्योंकि आपको मैप से काफ़ी चीज़ें होगी जो क्लियर होगी। और इच ऑफ द 3 चीफ हैड 2 सेंटर ऑफ पावर, हर चीफ का 2 सेंटर ऑफ पावर था। एक तो कोस्टल के साथ लगा हुआ और दूसरा जो था वो अंदर लैंड में था। क्योंकि देखिए जो कोस्टल एरिया में जो शासक राज्य कर रहा है, एक तो कोस्टल एरिया को कंट्रोल करने के लिए उसको यहाँ पे कोई सेंटर्स चाहिए होगा जहाँ से वो कंट्रोल कर सके। दूसरा जो उनका लैंड एरिया है जो कोस्टल एरिया से नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे भी वो लोग एक सेंटर बना के रखते थे जहाँ से रूल करते थे, कंट्रोल करते थे चीज़ों को। 2 सिटीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो कौन सी है, तो पुआर है, कावेरी पट्टनम, ये आंध्रा में है। और जो तमिलनाडु में है ये कावेरी पट्टनम। ये पोर्ट है जो चोला रूलर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और फिर मदुरई एक सिटी है जो कि पांड्य का कैपिटल सिटी था। मदुरई भी आपका तमिलनाडु में ही है। तो चलिए नेक्स्ट जो बात किया गया है वो चेरा पोर्ट के बारे में किया गया है। मुजिरी जो पोर्ट है वो चेरा की पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए आपका ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या था, चीफ जो थे वो टैक्सेस कैसे कलेक्ट करते थे, रेगुलर करते थे या फिर वो मतलब इरेगुलर करते थे। तो चीफ जो थे वो कलेक्ट नहीं करते थे रेगुलर टैक्स, इंस्टीड वो क्या करते थे, डिमांड करते थे चीज़ों का और रिसीव करते थे गिफ्ट लोगों से। और दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन, वो मिलिट्री एक्सपीडिशन भी किया करते थे और कलेक्ट करते थे लोगों से ट्रिब्यूट, जो कि नेबर एरिया में था। नेबर एरिया में जाकर मिलिट्री एक्सपीडिशन करते थे, मिलिट्री को लेके जाते थे और उनसे डिमांड करते थे भाई कि आप ट्रिब्यूट, तो देखिए ट्रिब्यूट, और हमने टैक्स के बारे में बात किया था अपने किसी लेक्चर में, जहां हमने बात किया था टैक्स जो होता है वो इरेगुलर दिया जाता है और वो फोर्स होता है कि आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रिब्यूट क्या है, अपने मन से दिया जाता है। ट्रिब्यूट फोर्सफुली नहीं लिया जाता है। तो ये ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे नेबरिंग एरिया से, और वो जो ट्रिब्यूट और जो गिफ्ट जो भी कलेक्ट होता था, टैक्सेस जो भी उनको कलेक्ट होता था, वो क्या करते थे, वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स के बीच में। कुछ तो वेल्थ को वो रख लेते थे और जो वेल्थ आपका जो बच जाता था वो अपने सपोर्टर्स को, अपने मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सोल्जर्स को,
पोइट्स जो होते थे उनको दे देते थे। देखिए पोइट्स को भी वो दे रहे हैं, मतलब पोइट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं उनके जो राइम है उसमें, क्योंकि पोइट्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पोइट लोगों ने मिल के ही चीज़ों को कंपाइल किया है, कंपाइल करके लिखा है, जो बहुत बड़ा सोर्स है आज के टाइम में साउथ इंडिया के बारे में जानने के लिए। तो मैनी जो पोइट्स हैं हुज कंपोजिशन आर फाउंड इन संगम कलेक्शन कंपोज्ड पोएम, उन्होंने कंपोज किया है पोएम, संगम जो कलेक्शन में हमें मिला है ऐसा पोएम जो कि उन लोगों ने कंपोज किया है, जो प्रेज कर रहा है ऑफ चीफ, वहाँ के राजा का प्रेज कर रहा है, जो जिनको कि ऑफन रिवॉर्ड मिलता रहता था। जो संगम लिटरेचर के जो पोएट थे जो प्रेज कर रहे हैं किंग को, उनको क्या है, उनको रिवॉर्ड मिलता था, स्टोन का, गोल्ड का, हॉर्सेस भी मिलते थे, एलिफेंट हो गया, चैरियट्स, रथ दिए जाते थे उनको, और कुछ फाइन क्लोथ्स दिए जाते थे उनको पहनने के लिए। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो ये देखिए कि जो हमने बात किया था दक्कन के साइड में आपका क्या था कि सातवाहना रूलर आए थे। तो कुछ 200 साल पहले ऐसा माना जाता है, ऐसा जो एविडेंस मिला है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि जो डायनेस्टी है वो आपके वेस्टर्न इंडिया में भी फेमस हो गई थी। वेस्टर्न इंडिया में भी एक पावरफुल किंगडम के रूप में उभर कर आ गया था ये सातवाहना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सातवाहना रूलर है वो गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी है। और इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। और इंस्क्रिप्शन जैसा मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, किसी हार्ड सरफेस पे किसी भी चीज़ को कार्व करना, तो उसको बोलते हैं, उस पर लिखना हार्ड सरफेस पे, मेटल पे या फिर किसी स्टोन पे। तो हमें इंस्क्रिप्शन मिला है और बिहाफ ऑफ हिज मदर, उनके मदर के बिहाफ पे, जिसका नाम था गौतमी बालाश्री, जिन्होंने इनके बारे में इंस्क्राइब करा रखा है। और उसके बारे में हमें पता चलता है गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी के बारे में। ही एंड अदर सातवाहना रूलर, जो ये और जो दूसरे सातवाहना रूलर थे उनको क्या बोला, दक्षिण पथ बोला जाता था, दक्षिण पति बोला जाता था, दक्षिण पथ। ठीक है, दक्षिण पति क्यों बोला जा रहा है, दक्षिण पथ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये दक्कन वाला जो रीजन है वहाँ पे ये लोग रूल करते थे, तो ये दक्षिण के पति हो गए। जैसे कि साउथ इंडिया की ये बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ वाला एरिया पार करना पड़ेगा। और इस एरिया पे कौन बैठा हुआ है, तो सातवाहना किंग बैठे हुए हैं, तो इस वजह से उनको दक्षिण पथ भी बोला गया है, दक्षिणपति भी बोला गया है। लिटरली द रूट लीडिंग टू साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम ऑफ एंटायर साउदर्न रीजन, जो साउदर्न रीजन के नाम पे रखा गया है। ये इन्होंने अपने आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न कोस्ट में भी भेजा था। सो गाइज कैसा लगा आपको ये लेक्चर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रा किया करो, लाइक नहीं करते हो आप, लाइक करने में इतनी कंजूसी मत करो। देखो लाइक करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों से शेयर भी करो ताकि उन तक भी नॉलेज पहुँचे। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आजकल डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ एसएससी के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि और भी जो डिफरेंट एग्जाम है उसमें भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। वहाँ हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन अच्छे से करते हैं ताकि आपके एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।